चलिए भाई, क्या हाल चाल। आज हमारा टॉपिक है। आज हम लेक्चर 4 लेने वाले हैं। हम्म। चलिए, कैसा चल रहा है सब? सब बढ़िया। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, उसके अलावा आपके कुछ काम नहीं आएगा। समझ गए? सारी चीजों से दूर हो जाइए अगर सिलेक्शन चाहिए तो। पढ़ने वाले बहुत पढ़ते हैं। सिलेक्शन किसका होता है देखे हो ना? सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, और अच्छे से पढ़ने वाला भी हो तो भी सिलेक्शन नहीं होता अगर वो गलत जगह पढ़ रहा है। हाँ, मैंने देखा इस अभी इसी बार एक लड़के को जानता हूँ। एक स्टूडेंट है, मैंने भी उसको पढ़ाया है। वो गलत जगह था। उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। और वो मेहनत बहुत किया, सोच। वो 10 कम से मिनिमम 10 आवर पढ़ता था। इतना तो पढ़ता था डेली। सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या बताता है? अब उससे ज्यादा क्या पढ़ेगा कोई? 10 घंटा बहुत होता है। तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सोच। मसला ये है कि आप पढ़ तो रहे हो। हर चीज मैटर करती है सिलेक्शन के लिए। आपका कंटेंट कैसा है, आपके टेस्ट पेपर कैसे हैं, आप पढ़ क्या रहे हो, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये सब मैटर करता है। इसलिए अच्छी जगह पढ़, ठीक है। चलिए शुरू करते, एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। क्या? आज एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो, पढ़ें आप क्वेश्चन को। डिस्प्लेसमेंट वेरी विथ टाइम एज गिवन। कह रहे डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ये इक्वेशन गिवन है, पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन। आपको एक्सीलरेशन पूछा जा रहा है, बताओ कैसे सॉल्व करें। बताओ एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या करें। ये एक्स और टी का फंक्शन है। हाँ, एक बार बता दूं, यहाँ ऑप्शन मैंने नहीं लिया है। जो एक्सीलरेशन है वो एक्स का फंक्शन है। जो एक्सीलरेशन है वो एक्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में है? हाँ, 1/x है, या 1/x³ है, या 1/x² है, या x³ है, या x² है, बस x के फॉर्म में। इतना बता देता हूँ, मतलब तुम्हें टाइम को हटाना पड़ेगा। टाइम को हटाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो डिफरेंशिएट करो फटाफट। बताओ क्या आएगा। x² का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x। ये तो x की पावर n का होगा। x² तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, फिर x का होगा। तो क्या लिखा जाएगा? x का डिफरेंशिएशन dx/dt। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। t² हम t के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, सीधा 2t लिखेंगे। क्योंकि भाई हम t के रिस्पेक्ट में ही है। तो 2t हो जाएगा t² का। फिर 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। करेक्ट। आपको पता है dx/dt होता है v। क्या होता है भाई? v। dx/dt को तो हम वेलोसिटी बोलते हैं। इनटू 2। ये तो 0 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो मेरी इक्वेशन आ गई क्या? x इंटू वी इक्वल टू टी। अभी भी टी नहीं हटा है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है। देख लो आप एक बार। हमने डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में। x² हो गया 2x, और फिर x का dx/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और x चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट। t² का पता है 2t होगा, और 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और dx/dt को v बोलते हैं, फिर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी भी t पूरी तरीके से नहीं हटा है, मतलब अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या करें बताओ। अब देखो हमारे पास दो फंक्शन आ गए, दिख रहा है कि नहीं? आपको दिख रहा है दो वेरिएबल है यहाँ पे। एक ये फर्स्ट फंक्शन मानते हैं इसको, और इसको हम सेकेंड फंक्शन मानते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं। बे यार, इसको क्या मान लेते हैं? फर्स्ट फंक्शन। और इसको सेकेंड फंक्शन। ठीक। हमने पढ़ा है दो प्रोडक्ट है, तो बाई पार्ट करना पड़ता है। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन फर्स्ट, यही तो रूल है। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? फिर वही इसके रिस्पेक्ट में।
फिर डिफरेंशिएट करो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, अगेन अगेन अगेन, क्या लिखेंगे अगेन, दिख रहा है ना, हाँ। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बताओ दो फंक्शन है, पहले बताओ डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ लिख दूं, अच्छा ये लिख देता हूँ हर जगह। क्या है, फर्स्ट फंक्शन एक्स को माना, सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या लिखूंगा मैं, डीवी बाई डी टी, करेक्ट। फिर प्लस वी लिखूंगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और टाइम का डिफरेंशिएशन सबको पता है, टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो तो वन आ जाएगा, देख लो। चलो x इंटू डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है ना, प्लस v इंटू डी एक्स बाई डी टी, मतलब v इंटू वी हो जाएगा, मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो मेरे इक्वेशन आ जाएगी x इंटू है, वी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, वन माइनस वी स्क्वायर, तो मेरा एक्सीलरेशन आ गया कितना, वन माइनस वी स्क्वायर बाई एक्स। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो इक्वेशन है सिर्फ x के फॉर्म में लानी, जो ऑप्शन दिया है वो सिर्फ और सिर्फ x के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है भाई, x के फॉर्म में है, तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन टू, क्योंकि मुझे सिर्फ x के फॉर्म, मुझे v को हटाना पड़ेगा तभी तो x के फॉर्म में आएगा, v कहाँ से हटाऊं मैं बताओ, मैं अगर v को हटा दूं फ्रॉम इक्वेशन वन, बताओ इक्वेशन वन से क्या आएगी, देखो इक्वेशन वन ये यहाँ से v की वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी t बाई एक्स, आएगी देख लो, v t बाई एक्स यहाँ से आएगा ना, देख लो। उसके बाद इसको पुट कर दूंगा कहाँ, इसको मैं पुट कर दूंगा सेकेंड में, चलो ले आके पुट करो, ए इक्वल टू वन माइनस वी की जगह क्या रखना है आपको, टी बाई एक्स, तो टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बॉन में एक्स है, देख लो, वी की जगह मैंने टी बाई एक्स रखा, स्क्वायर था, तो क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बॉटम पे आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या दिखा आपको, एक्स का क्यूब। अब देखो ये एक्सीलरेशन, अब मुझे, अब मैं सोचूं कि कैसे हटेगा, बताओ, बताओ क्या किया जाए, किस, अब मैं मेन इक्वेशन पे आऊंगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, टी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू वन, जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर की, नहीं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर प्लस वन, मैं यहाँ से टी स्क्वायर को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू वन, बस एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर की वैल्यू वन के बराबर, ला के यहाँ पे पुट कर दूंगा वन, मेरा फाइनल आंसर आ गया कितना, वन बाई एक्स क्यूब, क्या आ गया, वन बाई एक्स क्यूब। कैसा लगा ये सवाल, जिसमें पूछा गया था एक्सीलरेशन, कैसा लगा भाई, मजा आया, देख लो एक बार अच्छे से, एक बार अच्छे से देख लें, हमारे चैनल पे उसी को मजा आएगा जो पढ़ने वाला, ठीक है, हम्म, पढ़ने वालों के लिए ही अच्छा है, बाकी तो बहुत चैनल नॉट डिफाइंड ना, देख लो अच्छे से, मैं अब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा यार सॉल्व हो गया, ठीक है, पहला एक ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन में समझाता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर से u बराबर जीरो से ड्रॉप किया गया, एक ऑब्जेक्ट है नीचे से फेंका गया, कितने से, 25 मीटर पर सेकंड पे, कह रहा है दोनों बीच में कहीं टक्कर मारेंगे, मतलब कोलाइड करेंगे, मीट करेंगे, जो भी करेंगे, ड्रॉप किया गया, डाउनवर्ड से फेंका गया, कितनी हाइट, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, 100 मीटर, किसी टी टाइम पे टकराएंगे हमें नहीं पता, वो टाइम भी निकालना पड़ेगा, तो कह रहा बताओ, अब वो पूछ सकता है कि टॉप से कितनी हाइट पे टकराए या बॉटम से कितनी हाइट पे टकराए, तो कहीं एक जगह से तो निकालना पड़ेगा, चलो मैंने मान लेता हूँ कि मैं टॉप से निकाल रहा हूँ, तो टॉप से निकाल रहा हूँ, तो मैंने टॉप से मान लिया एक्स डिस्टेंस पे टकरा गया, तो पूरी 100 थी तो बचा के 100 माइनस एक्स, यही बचेगा ना,
हमको पता है दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक बार एक इस ऑब्जेक्ट के लिए और एक इस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक। हमको पता है सेकंड इक्वेशन ही यूज होगी। जब ऊपर से ड्रॉप किया गया कितना डिस्टेंस आया x, कितना आया भाई x। क्या रिलेशन होता है सेकंड इक्वेशन का, s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस आया x, u कितना है इसका 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन g है तो gt स्क्वायर, ठीक। इसको नीचे से फेंके ऊपर जा रहा है, कितना चलना है इसको 100 माइनस x चलना है, इक्वल टू ut, u कितना है 25t माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि तुम ऊपर जा रहे हो ग्रेविटी तुमको अपोज कर रही है, तो माइनस हाफ gt स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक। दो इक्वेशन बन गए। अगर तुम इन दोनों को ऐड कर दोगे क्या तो आपका टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा। रिलेटिव मोशन से भी सॉल्व कर सकते हो, अभी हमने रिलेटिव पढ़ा नहीं इसलिए उससे नहीं बता रहे, ठीक है। रिलेटिव से तो फट से आ जाएगा। टाइम कितना लगता है, डिस्टेंस अपॉन यू रिलेटिव, रिलेटिव स्पीड क्या है 25 है, तो 100/25 है, 4 सेकंड में टकरा जाए, 4 सेकंड में टक्कर मार दे। चलो ऐड 1 and 2, मैंने ऐड कर दिया तो टाइम कितना आ गया भाई, टाइम कितना आया, टाइम आया 4 सेकंड। मतलब वो 4 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टक्कर मार देंगे। बस जैसे ही पता चल गया कि 4 सेकंड में कोलिजन हुआ, ऊपर वाले से निकाल लो, ऊपर वाला 4 सेकंड में कितना आया, रख दो इसी इक्वेशन में t की वैल्यू 4, तो पता चल जाएगा ऊपर से वो कितना आया, कितना आया देख लो, t बराबर 4 पे कितना आया वो, 4 सेकंड में वो कितना आया, डाउन 80 मीटर। मतलब वो टॉप से 80 मीटर पे टक्कर हुई, मतलब बॉटम से कितने पे हुई, बॉटम से हुई 20 मीटर पे, करेक्ट। तो हमारा आंसर आ गया कितना, 80 मीटर फ्रॉम द टॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या था, अच्छा ये क्वेश्चन ये था कि कोई ऑब्जेक्ट है ईस्ट डायरेक्शन में गया है, पहले वो नॉर्थ में जा रहा था, टुवर्ड्स द नॉर्थ, कितना मीटर चला 30 मीटर, ऐसा बोले क्वेश्चन में 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने राइट टर्न ले लिया। तो बताया जब नॉर्थ में जाएगा राइट टर्न ले तो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो बोलेगा, फिर उसने टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, फिर क्या बोला गया, कितना मीटर गया, फिर बोला गया कि 30 मीटर चला गया किधर, 30√2 मीटर दिया है कितना। तो वो पहले कहाँ गया, पहले वो गया 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फिर उसने उसने राइट टर्न ले लिया, क्या ले लिया, फिर उसने राइट टर्न ले लिया और कितना चला वो, राइट टर्न के बाद वो 20 मीटर चला, ठीक। पहले 30 मीटर नॉर्थ गया, क्या गया भाई, फिर 20 मीटर राइट ले लिया, फिर बोला कि 30√2 मीटर, 30√2 याद है ना, इधर 30√2 आया है किधर, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। जब साउथ वेस्ट बोला है तो इसका मतलब वो 20 से जा रहा है, अगर ऐसा बोलता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब फ्रॉम वेस्ट, यहाँ देखो समझाएगा, अगर ऐसा बोला रहता, इफ अगर ऐसा बोला रहता, ऐसा अगर ऐसा बोला रहता क्वेश्चन में, अगर ऐसा बोला रहता 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसका मतलब है कि वो ऑफ वेस्ट का मतलब फ्रॉम वेस्ट है, ध्यान रखना कहाँ से है। हाँ, जब कुछ नहीं बोला है सिर्फ साउथ वेस्ट बोला है मतलब मिड से जा रहा है, मतलब दोनों से 45 है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा बोला है 30 डिग्री ऑफ वेस्ट, तो साउथ ऑफ का मतलब फ्रॉम होगा, मतलब वेस्ट से फ्रॉम वेस्ट, मतलब 30 डिग्री वेस्ट से तो 60 डिग्री साउथ से, तो इसको याद रखें आप। पहले S1 कितना डिस्प्लेसमेंट पूछा गया आपसे, पहले S1 कितना गया, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, क्या लिख लो, वेक्टर फॉर्म। पहले डिस्टेंस तो पूछेगा नहीं, डिस्टेंस तो डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट ही पूछेगा। पहले कहा गया 30 मीटर, तो 30J हो गया, फिर राइट टर्न ले लिया, मतलब ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट में होता है प्लस आई 20I, फिर इधर आया 30√2, आपको पता है जब 30√2 आएगा तो ये 45 पे जा रहा है, और 45 पे जा रहा है तो इधर cos 45 आएगा और इस तरफ sin 45 आएगा। आपको पता है cos 45√2 होता है तो √2 से √2 चला जाएगा, और sin 45 भी 1/√2 होता है तो √2 से √2 चला जाएगा। ये किस तरफ गया बचा, 30 गया माइनस आई की तरफ और 30 गया माइनस ए की तरफ, वही S3 लिखा हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, तीनों को ऐड कर देना है, तीनों को ऐड कर दिया मैंने, फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, किस तरफ है वो, फाइनल किस डायरेक्शन में तुम्हें दिख रहा है, माइनस आई का मतलब क्या है,
माइनस आई का मतलब क्या है? माइनस आई का मतलब वेस्ट डायरेक्शन है। क्या है भाई? माइनस आई का मतलब फाइनली वो 10 मीटर चला किधर? वेस्ट डायरेक्शन। ये वेक्टर फॉर्म आया। वेक्टर फॉर्म से पता चल रहा माइनस आई का मतलब क्या, फाइनली वेस्ट में आया। और अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 10 मीटर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सब S1 S2 S3 के फॉर्म में लिख लो सबको और सबको ऐड कर दो, तो वही आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ गए? और इसको भी याद रखें, जिसके साथ ऑफ लगा होगा वहीं से एंगल लेना है, वहीं से एंगल लेना है। आगे बढ़ जाएं, चलो अब आते हैं इस पे, थोड़े से ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे आते हैं, ग्राफ पे ना। अब हम थोड़े से ग्राफ वाले क्वेश्चन देखते हैं। अभी आया था नीट, जी में भी आ चुका है। हमने कहा कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद वेलोसिटी u। अब आपसे पूछा जाएगा इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये चार ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, पहले तुमने प्रोजेक्ट किया ना, ऊपर की तरफ गया। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको पता है जब इक्वेशन लिखोगे तुम ऊपर जा रहे हो और ग्रेविटी क्या कर रही है, आपको अपोज कर रही है, तो क्या लिखोगे? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। हमें v और t का ग्राफ ड्रा करना है, पहले वी टी करो। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं, क्योंकि दोनों की पावर वन है, v की भी और t की, तो ग्राफ तो लीनियर ही होगा, सबको पता है ग्राफ लीनियर होगा। बस इसको कंपेयर करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर स्लोप निगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा होगा, और अगर पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऊपर जाता है, सबको पता है। अब ये देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी से जब हमने कंपेयर किया, इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा, तो माइनस जी टी पहले लिखा, क्योंकि जो x का काम है वो t कर रहा है, और जो x का काम वो t कर रहा है ना, x का काम कौन कर रहा है? t। और स्लोप क्या आ रहा है? माइनस, मतलब स्लोप निगेटिव आ रहा है। और लीनियर ग्राफ, ग्राफ कहाँ जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, सबको पता है, क्योंकि थीटा 90 से ज्यादा होगा तभी तो स्लोप निगेटिव आता है। तो क्या होगा ग्राफ? कहाँ जाएगा? ये मैक्सिमम से चालू किया है, कितनी वेलोसिटी? जितने से फेंके थे यू से, फिर वो घटते 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 क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो कहाँ होगा? जब ये कहाँ पहुंचेगा? मैक्सिमम हाइट। पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ग्राफ नीचे भी जाएगा। अगर स्पीड टाइम होगा सेम यही ग्राफ होगा स्पीड टाइम में, बस आपको पता है स्पीड नेवर भी नेगेटिव। यही ग्राफ को ऊपर पलट देंगे, जो नीचे ग्राफ आया है उसी को ऊपर पलट देंगे तो स्पीड टाइम का हो जाएगा। तो ये वाला थीटा जो होगा, ये थीटा जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। ठीक है? और अगर स्पीड टाइम अगर आप पूछेगा तो इसी ग्राफ को पलट दो ऊपर, बस ये स्पीड टाइम का हो जाएगा। क्योंकि स्पीड क्या होती है? नेवर बी नेगेटिव, पता है ना आपको, स्पीड नेवर बी नेगेटिव। अच्छा, ये तो हो गया स्पीड, ये भी आया हुआ था। मैंने एक ग्राफ यहाँ भी बनाया, कि मैंने कहा ये भी हो सकता है और यहाँ और लिखा है। ये क्यों होगा? देखो, साइन कन्वेंशन दो तरीके से चलता है ना। अगर हम साइन कन्वेंशन को बदल दें, हम मान लें कि जब हम ऊपर जा रहे हैं तो अपवर्ड को जी को पॉजिटिव ले लें, ग्रेविटी को पॉजिटिव कंसीडर कर लें, और डाउनवर्ड वाली चीजों को निगेटिव कंसीडर कर लें, तब हमारा साइन क्या हो जाएगा? तब हमारा ग्राफ उल्टा हो जाएगा, तब यहाँ प्लस आ जाएगा ना, तब ग्राफ कुछ ऐसा जाने लगेगा। लेकिन आपको ये ध्यान नहीं रखना है, क्वेश्चन में आया हुआ था उसने इसी को सही माना, इस वाले साइन कन्वेंशन को एज्यूम नहीं किया, लेकिन ये भी पॉसिबल है। जब आप साइन कन्वेंशन बदलोगे, जब आप साइन कन्वेंशन बदलोगे तो स्लोप पॉजिटिव दिखाई देगा। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे माइनस यू आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, जब साइन कन्वेंशन चेंज होगा तो जो रिलेशन आएगा वो ऐसा आएगा, माइनस यू प्लस जी टी, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आएगा। मतलब ग्रेविटी को हम पहले डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे थे ना, अब ऊपर की तरफ जाने पे नेगेटिव लेंगे, और ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना। देखो, पहले क्या था? ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो हमने क्या मानते हैं? ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है। अब क्या मान लिया कि ऊपर जा रहे हैं, साइन कन्वेंशन बदलते हैं, ग्रेविटी नीचे का मतलब देखो पॉजिटिव लिया गया था, निगेटिव लिएगा, मतलब साइन कन्वेंशन यहाँ पे नीचे निगेटिव लिया गया, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिया गया। लेकिन अगर जैसे ही उल्टा कर दो,
उल्टा करोगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा और नीचे वाला निगेटिव। तो जनरली हम यही एज्यूम करते हैं ना, नीचे निगेटिव की ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है कि अपोज कर रही है, बस ऐसे ही तो चलते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन में क्या होता है, एक तरफ को अगर पॉजिटिव मानना है, एक तरफ को निगेटिव। तो जब हम ऊपर को निगेटिव मानेंगे तो यू निगेटिव में लिखा जाएगा, और जी नीचे की तरफ पॉजिटिव मानेंगे तो ऐसा। तो रिलेशन ऐसा कुछ है। तब क्या होगा, टी बराबर जीरो जब रखोगे तो वी की वैल्यू क्या आएगी, यू आएगी, और वो यहाँ पे आएगी। टी बराबर जीरो यहाँ, और यही टाइम ऑफ एसेंट, समझ गए, ऐसा ग्राफ है। अब देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी, एम एक्स मतलब एम, अब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसी से कंपेयर करोगे ना, बस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब इंटरसेप्ट निगेटिव आएगा। स्लोप पहले स्लोप निगेटिव था, इंटरसेप्ट पॉजिटिव था। अब क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव हो गया और तुम्हारा सी जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव हो गया, तो इसलिए ग्राफ नीचे से जा रहा है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब ये थीटा जो होगा ये लेस देन क्या हो, 90 ही रहने वाला है, सबको पता है ना स्लोप पॉजिटिव। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एग्जाम में इसी को कंसिडर किया गया, ठीक है। हाँ, तो आते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको पता है डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, आप जो भी चल रहे हो सब डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से वो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, कोई तुम गए फिर वापस वहीं पे आ गए, तो ये तो यही है ना, तुम किसी बॉल को फेंके गया और वापस वहीं पे आ गए, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब मैं अगर सिर्फ अपवर्ड जर्नी की बात करूं तो अपवर्ड जर्नी में क्या होगा, यही होगा अपवर्ड जर्नी में। एस की वैल्यू क्या है, यू टी माइनस हाफ, क्योंकि ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी अपोज करती है, न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करते हैं, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डायरेक्टली देखो, हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ चाहिए, तो जो हायर पावर है टी की उसको देखो, लोअर को मत देखो। टी यहाँ भी है तो हायर पावर यहाँ पे, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट देखो, ऊपर जा रहे थे माइनस, ग्रेविटी अपोज कर रही थी तो माइनस लिया, तो हाँ एस जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस टी स्क्वायर है। माइनस टी स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है, हमको पता है पैराबोला होता है, तब अपवर्ड पैराबोला होता है, कब, जब ऐसा होता है एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होता है। आपको ग्राफ पढ़ा दिया गया, आप जाके देख सकते हैं ना, को बेसिक मैथ पढ़ाया गया है, जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन जब माइनस लगता है तो डाउनवर्ड पैराबोला, तो पैराबोला अपवर्ड ऐसा नहीं जाएगा, डाउनवर्ड का मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा। और ये कौन सी हाइट है, ये वो हाइट है जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। यहाँ तो कितनी हाइट तक जाता है, पहले ही पढ़ चुके, यू स्क्वायर बाई टू जी तक जाता है। कब जाता है, टाइम ऑफ एसेंट कितना, यू बाई जी। उसके बाद वो वहां से लौटेगा, लौटेगा तो फाइनली वापस आ जाएगा, जहां से वो गया था वहीं पे लौट आया, मतलब फाइनली डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका मतलब ये यहाँ से लौटते 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 कहाँ गया? कब आएगा, जब ग्राउंड को हिट करेगा, यू बाई जी जानेगा और यू बाई जी आनेगा, तो टू यू बाई जी, तो कब हिट करेगा टाइम, ये हिट करेगा टू यू बाई जी में। तो वो इनिशियली भी डिस्प्ले जहां से चला था वापस फाइनल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो ये है, आपने पता है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के, वाई के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो ये बता रहा है कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, क्योंकि वापस आके वो एक्सिस पे जहां से गया था वहीं आके हिट कर गया। किस टाइम पे, टू यू बाई जी, यू बाई जी पे तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, उसके बाद टू यू बाई जी पे वो आगे ग्राउंड पे हिट करेगा, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, ठीक है। आगे बढ़े, तो डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस का कैसा होगा, आपको पता है डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज करती है, क्या करती है, इंक्रीज। जब ऊपर जाएगा तो भी पैराबोला, फिर नीचे आएगा तो भी पैराबोला, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीज करती है, अगर आप चल रहे मूव कर रहे, और हमेशा पॉजिटिव होती है। तो देखो अगर मैं अपवर्ड मोशन की बात करूं, देखो अपवर्ड मोशन यहाँ समझाया गया है, तो ऊपर जा रहे थे, ग्रेविटी अपोज कर रही, तो कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड टाइप है ना, देखो डाउनवर्ड टाइप, कहाँ तक, अप टू मैक्सिमम हाइट तक। अप टू मैक्सिमम हाइट का मतलब टाइम ऑफ एसेंट तक, यू बाई जी तक वो ऊपर पहुंच गया, कहाँ पे, हाइट कितनी जाता है, यू स्क्वायर बाई टू जी। जब वो लौटेगा डाउनवर्ड, लौटते वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इस बार ग्रेविटी सपोर्ट कर रही है, तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला तो ऐसे ही बनता है ना ऊपर की तरफ, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया और ये अपवर्ड। अब टोटल कितना चल लिया,
यू स्क्वायर बाई टू जी गया, यू स्क्वायर बाई टू जी आया, टोटल ऐड कर दो तो यू स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ वही लिखा हुआ है यू स्क्वायर बाई जी। ये कब आएगा? ये कब है? टाइम ऑफ एसेंट, जब ऊपर पहुंच गया है। ये कब है? जब ग्राउंड पे आके हिट कर दिया। टू यू बाई जी होगा, तो यू बाई जी टाइम ऑफ एसेंट एंड यू बाई जी टाइम ऑफ डिसेंट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टू यू बाई जी। तो ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए। अब एक क्वेश्चन बगल में लिखा हुआ है, बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। देख लो एक बार अच्छे से, 1 मिनट में सॉल्व कर लो फिर मैं बताता हूँ, जल्दी बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। देख लो एक बार अच्छे से, पॉज कर लो, पॉज, मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, तुम पॉज करके पहले सॉल्व कर लो, फिर मेरे से मैच कर ले। ठीक है, कितने तुम्हारे सही। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज पॉसिबल। पहला देखो स्पीड टाइम का ग्राफ, वो बताइए स्पीड टाइम का ग्राफ क्या स्पीड नेवर भी नहीं है। कुछ चीजें आपको तो हमेशा ध्यान में रखनी है। क्या? कुछ चीजें आपको ऑलवेज याद रखनी है, जैसे स्पीड नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी चलती है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं, नीचे नहीं जाएगा, मतलब ऑलवेज इन और ऑलवेज इंक्रीजिंग। क्या होगी? ऑलवेज इंक्रीजिंग। और नेगेटिव में क्रॉस लगा। ठीक है, चलो ये कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी, फिर सॉल्व करना, फिर आपको सॉल्व करना है। चलो बताओ, स्पीड देखो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब स्पीड नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव पॉसिबल नहीं। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है, स्पीड टाइम ग्राफ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। स्पीड नेगेटिव नहीं होती, मतलब ये ग्राफ पॉसिबल नहीं। अच्छा इस पे ये स्पीड टाइम ग्राफ पॉसिबल है? क्या एक ऑब्जेक्ट के पास एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी होगी, ऐसा पॉसिबल है क्या? कि एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग वेलोसिटी से स्पीड से चल रहा है एक ही टाइम पे? इम्पॉसिबल कि मैं एक ही टाइम पे दो अलग स्पीड से चल रहा हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं। मतलब देखो सेम टाइम सेम है, लेकिन स्पीड क्या है? दो डिफरेंट स्पीड, मतलब टू डिफरेंट स्पीड एट सेम टाइम, एट सेम टाइम पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ही नहीं है, क्रॉस कर दो, मतलब ये भी पॉसिबल। एक टाइम पे दो स्पीड कैसे हो सकती है बताओ? तुम ही सोचो, एक टाइम पे दो स्पीड हो सकती? नहीं हो सकती, इसको क्रॉस कर दो। चलो आगे बढ़ जाओ, इसका बताओ। ये तो पॉसिबल है, स्पीड घटती भी है बढ़ती भी है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती। ग्राफ नीचे नहीं है ना, ऊपर ही है। घट बढ़ सकती है ना स्पीड, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, स्पीड घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। स्पीड जीरो भी हो सकती है, यहाँ पे स्पीड जीरो, स्पीड कॉस्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पीड क्या है? कांस्टेंट भी है। तो स्पीड कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। और एक टाइम पे एक ही होगी, तो एक टाइम पे एक ही कैसे पता चलेगा? क्या करें, एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं ऐसे कहीं पर भी। अगर ग्राफ एक जगह कट करना है, तो इसका मतलब एक टाइम पे उसके पास सिर्फ एक ही स्पीड है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पीड है। तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम पे उसके पास एक ही स्पीड है। चलो इस पे आते हैं, स्पीड क्या हुई? बढ़ी फिर घटी, पॉसिबल है, पहले बढ़ी फिर घटी। और ये वर्टिकल लाइन ड्रा की गई है ताकि पता करने के लिए, एक टाइम पे एक ही स्पीड है, 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 मतलब ये भी पॉसिबल है। डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रही है, सही बात है, डिस्टेंस तो हमेशा बढ़ती ही है, टाइम के साथ बढ़ रही है तो पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट रहा है, डिस्प्लेसमेंट घटता बढ़ता है चलेगा, जीरो भी होता है डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट रहा है, सही बात है। डिस्टेंस क्या हुई? पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई, सही बात है। कोई चला, कोई चलते चलते रुक गया, तो कॉन्स्ट फिर तो रुक गया, तो मतलब कांस्टेंट ही हो गई ना। कोई दौड़ते दौड़ते जाके रुक, स्टॉप करेगा, बस अब नहीं चल रहा, इसका मतलब क्या हुआ? पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट हो गई, सही बात है।
कोई चल के रुक गया तो ठीक है ना, घट तो नहीं रही है ना, कांस्टेंट तो चल सकती है भाई। कोई चल के रुक जाएगा तो कांस्टेंट ही रहेगी ना, फिर ना घटना नहीं है, या तो बढ़े या तो कांस्टेंट रहे, ठीक है। चलो डिस्टेंस क्या हो रही है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे घट रही है, पहले घटी फिर बढ़ी, ऐसा थोड़ी होता है। डिस्टेंस कभी घटती नहीं है, सिर्फ बढ़ती है, सिर्फ डिस्टेंस सिर्फ बढ़ती है, घटती नहीं। डिस्टेंस घट रही है। तो यहाँ देखो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ कैसा है। देखो यहाँ तक तो ठीक था, कहाँ तक, यहाँ तक आधी दूर तक ठीक। यहाँ पे देखो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ग्राफ नीचा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज, मतलब बॉटम की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है, जो पॉसिबल नहीं। डिस्टेंस कभी नहीं घट सकती, डिस्टेंस हमेशा बढ़ ही सकती है। समझ गए कैसे देखना है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है कौन सा नहीं है। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड घट बढ़ सकती है लेकिन पॉजिटिव रहेगी, नीचे नहीं जाएगा। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और उसका ग्राफ हमेशा बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, घटता भी है, बढ़ता भी है, कुछ कुछ भी हो सकता है। वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए हो सकता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, याद रख, ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा। हाँ चलो, अब कुछ चीजें और हैं, दिख रहा है क्या पूरा सही से। चलो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। जब भी कोई चीज डिवाइड, जैसे स्लोप हम निकालते थे, स्लोप क्या होता था, डी वाई बाई डी। क्या होता था भाई, स्लोप आप क्या पढ़ते थे, स्लोप क्या पढ़ते थे, डी वाई बाई डी, मतलब वाई में कितना चेंज आया कोऑर्डिनेट, और एक्स में कितना आया। मान लो कोई कर्व है, टेंजेंट ड्रा करते थे ऐसे, अगर हमें जिस पॉइंट का स्लोप चाहिए, टेंजेंट ड्रा करते हैं, वहां पे फिर क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रा करने के बाद फिर वहां पे हॉरिजॉन्टल में क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, और ये थीटा होता है, यही तो वाई होता है, और यही एक्स, यही तो डी एक्स है, और ये डी वाई, मतलब वाई बाई एक्स एक्चुअली में ना। तो जो हमारा स्लोप होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स, वही तो होता है जो कितना चेंज आया वाई में विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या इसी को हम स्लोप को हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा ना। बेसिक मैथ आप जाके पढ़ लो जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो आपका जो स्लोप होगा, स्लोप में कोई चीज क्या होती है, डिविजिबल होती है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स ना, वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई और एक्स कुछ भी हो सकता है, वो डिस्टेंस भी हो सकता है, अब वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में वाई और एक्स लिया क्या है। तो जब भी स्लोप निकालना होगा तो हमें वाई बाई एक्स, ये मतलब टेन थीटा चाहिए, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन, अगर कोई चीज डिवाइड में रहे, क्या रहे, डिवाइड, तो क्या लिखा है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये डिवाइड में है, जब भी कोई चीज डिवाइड में होगी तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, और इसी स्लोप को हम उस पॉइंट की वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, भाई सबको पता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर कोई चीज मल्टीपल है किसी का, क्या है, हमने पढ़ा स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस इनटू टाइम, यही ना। अगर ग्राफ किसके बीच है, अगर ग्राफ स्पीड और टाइम का है, ये दोनों आपस में मल्टीपल है, अरे उल्टा लिख दिया मैं, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। बताओ डिस्टेंस क्या होती है, सबको पता है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। और अगर ग्राफ आपका जो वाई और एक्स का ग्राफ, ये वी और टी का ग्राफ, और तुमसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछी जा सकती है, ग्राफ कुछ भी हो सकता है कैसा भी, तो क्या करना है, जो जहां से जहां तक पूछेगा वो एरिया चाहिए, जब भी कोई चीज मल्टीपल में हो, अगर इन दोनों के बीच का ग्राफ होगा तो इनका जो एरिया आएगा वी टी कर्व, मतलब स्पीड टाइम, वही डिस्टेंस होगी, समझ गए। जब भी कोई चीज मल्टीपल में होती है तो हम उसका एरिया निकालते हैं, और जब भी कोई चीज डिविजिबल में होगी तो हम स्लोप निकालेंगे, ठीक है।
वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। स्पीड देखो, डिस्टेंस लिखा है, स्पीड है, तो एरिया ऑफ वीटी कर्व जो होगा, तो इनके बीच का जो एरिया होगा वही आपका इस डिस्टेंस होगा। और स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ होगा, मतलब एक्सटी कर्व होगा, मतलब पोजीशन टाइम कर्व होगा, और तुमसे स्पीड पूछा जाएगा, तो स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब क्या देगा? तो जो स्लोप होगा हमारा, क्या होगा? स्लोप। स्लोप ही हमें क्या देगा? स्पीड देगा। तो जिस जो चीज को निकालना है, वो जो वाई और एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर वो डिविजिबल में आते हैं तो स्लोप, और अगर वो मल्टीप्लाई करके वो फिजिकल क्वांटिटी देते हैं तो फिर हम एरिया अंडर द कर्व। डिपेंड करता है हम किस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड टाइम ग्राफ दिया मल्टीप्लाई में तो एरिया निकालेंगे। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया, स्पीड निकालना है तो हम स्लोप निकालेंगे, सीधी बात। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक ऑब्जेक्ट ए है एक बी। अब क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से 30 है, यहाँ तक 50 है, तो हमसे पूछेगा क्या? वी ए बाई वी बी, मतलब या वेलोसिटी का रेशियो या स्पीड का रेशियो जो भी। तो वी ए बाई ए बी किसका ग्राफ है? पोजीशन टाइम का। मान लो डिस्टेंस टाइम या वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया होगा, ठीक। मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो हमसे वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। आपको पता है वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही। हमें पता है जब कुछ डिवाइड में होती है तो स्लोप निकलता है। आपको पता है ए वाला ए का स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से निकलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालेंगे 30, और यहाँ से 15, कितना हुआ? 45। और बी का एंगल कितना? यहाँ से यहाँ तक बस 30, मतलब 1045 अपॉन 1030। वहां लिखा है स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी। स्लोप ऑफ ए कितना? यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल 1045 अपॉन 1030, कितना आ गया? √3। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम स्लोप से निकालेंगे। अगर टाइम इधर कर दो, पोजीशन इधर कर दो, तो इनवर्स आ जाएगा स्लोप। तब स्लोप फिर नीचे लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें टाइम को ऊपर ले लिया, इसको रिवर्स कर दिया ना भाई, तब स्लोप हमारा इनवर्स आ जाए। तब स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी क्या लिखना पड़ेगा? तब अगर टाइम इधर कर दे, पोजीशन इधर कर दे, तो स्लोप के इनवर्स आ जाएगा ना फिर स्पीड। तो स्लोप ऑफ बी ऊपर लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ ए डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। समझ गए? क्योंकि हमने टाइम और पोजीशन की चेंज कर दिया। मतलब डिस्टेंस जब वाई एक्सिस पे होगी और टाइम एक्स एक्सिस पे होगा तब स्लोप, और अगर इसको उल्टा कर दिया, इसको वाई एक्सिस पे इसको एक्स एक्सिस पे, तब 1 अपॉन स्लोप। समझ गए? तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्लोप नहीं, तब 1 अपॉन स्लोप। देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 9 तक। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? आपसे यहाँ दो चीजें पूछी जा सकती है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर वीटी कर्व दिया, आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। जो देखो डिस्टेंस में क्या होता है, किसका ग्राफ है? वीटी कर्व। वीटी कर्व है, तो जो एरिया अंडर द वीटी कर्व होगा उसी से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। एरिया ऑफ द वीटी कर्व गिव्स डिस्टेंस, या डिस्प्लेसमेंट भी निकलता है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? चाहे एरिया ऊपर वाला हो चाहे बॉटम वाला है, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पूरा एरिया आप निकालेंगे, ये एरिया और ये एरिया, तीनों में मॉड लगाया है। मॉड किससे लगाया मैंने? A1 A2 A3 माना है ना, इसको 1 माना है, इसको 2, इसको 3। तो एरिया का मतलब मॉड इसलिए लगाया है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ले रही है, नेगेटिव नहीं ले रही। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट में साइन के साथ देना है, जो ऊपर है उसको पॉजिटिव, जो नीचे है उसको नेगेटिव। समझिए? बस आपका काम है एरिया निकालना। आप तो मैथ बची है। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पैरेलल साइड कौन है? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बस, और ये साइड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक कितना हो? यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, और ये 2 से 4 है, तो 6 + 2, और ये हाइट होगी। हाइट कितनी है? 20, तो यहाँ 20 आ गया, तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं पता तो आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा पहले 3 पार्ट में, ट्रायंगल रेक्टेंगल ट्रायंगल, तो 3 3 बार लगाना पड़ेगा, इसलिए आप ट्रेपेजियम यूज करें। ये ट्रायंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना? यहाँ से 6 से लेके 8 तक। बेस यही ना भाई, 6 से 8, और हाइट कितनी? ये यहाँ से यहाँ कितनी है? यहाँ दी हुई 10।
देखो हाफ बेस, बेस कितना है 6 से 8 मतलब 2, और हाइट कितनी है 10, तो यहाँ 10 आ गया। A3 का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 से 9 बेस है, और हाइट है ये, हाइट कितनी है 12। हाफ बेस कितना है 8 to 9 मतलब बेस है 1 और हाइट कितनी है 12 यहाँ। तो एरिया आ गया, जैसे एरिया है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बताओ भाई। हम्म चलो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया, क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सब डिफाइन किया हुआ है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, एकदम स्ट्रेट पाथ। आपको पता है जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा है। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप वेलोसिटी देता है, पढ़े हो ना, v होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब कोई चीज पैरेलल हो गई, क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा भाई, स्ट्रेट लाइन कोई है इसका स्लोप तो जीरो होता है ना, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए। कोई चीज एक्स एक्सिस पे ही आके कोइंसाइड कर जाएगी, स्लोप जीरो नहीं आ जाएगा। जब ये थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से थोड़ा सा एंगल पे जाओगे तब ना स्लोप आएगा। तुम इसी एक्सिस पे आगे तो स्लोप कहाँ से आएगा, तुम आगे जा ही नहीं पाए। तो जब भी कोई चीज एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगी तो उसका स्लोप तो जीरो ही होगा। क्या होगा, जीरो ही हो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा जीरो ही आएगा। जब स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होगी, क्योंकि स्लोप जीरो क्यों, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो मतलब पहला। क्योंकि तुम्हें पता है v का फार्मूला होता है dx बाई dt। जब x बदल ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदल ही नहीं रहा है, ये x बदल ही नहीं रहा है, तो जब कांस्टेंट हो गया मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो होता है, सबको पता है। ये वाला देखो, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा बताओ भाई, स्ट्रेट लाइन में क्या होगा। आपको पता है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट, ये सीधी है। अगर आप यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल, जिस ये ट्रांसवर्सल का काम करता है, पता हो ना। कितनी भी लाइन आप ड्रा करते हैं पैरेलल लाइंस, अगर ये पैरेलल है तो ये इसको हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सब बेसिक मैथ में आपको पढ़ाया गया था। तो इसका मतलब है कि इसका स्लोप नहीं बदल रहा है। कोई स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा। स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो उसका स्लोप तो कांस्टेंट ही रहता है। तो और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि वेलोसिटी तभी बदलेगी जब उसका क्या बदल रहा, जब उसका स्लोप बदलेगा, अदरवाइज वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो स्लोप यहाँ कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट। ठीक, इस ग्राफ से। अच्छा, अगर ग्राफ पैरा ऐसा पैरा कर्व में है या पैराबोलिक है, तो क्या किया गया है, दो पॉइंट कंसीडर किया गया है। क्या किया गया है, क्या किया गया है भाई, अरे दो पॉइंट कंसीडर किया गया है, दिख रहा है ना तुम्हें, दो पॉइंट। कर्व ऐसा था, मैंने एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया और एक पॉइंट यहाँ। तो जब भी हमें स्लोप निकालना होता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रा कर दिया, एक टेंजेंट। फिर क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। क्या ड्रा करते हैं, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं उसी पॉइंट से। फिर वो जो एंगल बनाता है उस हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो टेंजेंट, वही तो स्लोप होता है। फिर इस पॉइंट पे आए, यहाँ पे भी हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया और यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखा। अब तुम बताओ कौन सा एंगल, देखो पहले ये स्लोप इतना था, आगे बढ़े तो टेंजेंट ऐसा हो गया, मतलब ये स्लोप बढ़ता जा रहा है। देखो पहले टेंजेंट यहाँ पे थीटा वन कम दिखाई दे रहा है, जैसे आगे बढ़े टेंजेंट ऐसा हो। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, थीटा टू क्या है, इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है। मतलब स्लोप बढ़ने का मतलब किसका ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का। जब स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी। थीटा टू बढ़ गया, टाइम के साथ थीटा बढ़ा मतलब स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक, चलिए इस पे आते हैं। यहाँ पे एक कर्व ऐसा था, डाउनवर्ड पैराबोला टाइप। हमने दो पॉइंट कंसीडर कर लिया, किया, देख रहे हो ना। एक पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया है और एक पॉइंट यहाँ। फिर हमने उस पे दो टेंजेंट ट्रा कर लिए, एक ये और एक। फिर हमने क्या किया, उस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रा कर ली।
फिर वहां से एंगल ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, ये थीटा 1 है। फिर आगे गए तो कर्व बेंड हो रहा है, तो ये एंगल देख रहे हो कितना आगे जाने पे क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ये टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एंगल कम हो गया, देखो पहले थीटा ज्यादा, पहले ऐसा था, अब वो और बेंड हो गया टेंजेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो वैसे ही रहेगी। तो थीटा 2 घट गया किससे, थीटा 1 से, मतलब थीटा 2 कम आ रहा है, मतलब स्लोप घट रहा है टाइम के साथ। इसका मतलब वेलोसिटी भी घटेगी किसके साथ, टाइम के साथ। ऐसे ही सेम वीटी कर्व ले सकते हो क्या, वेलोसिटी टाइम कर्व। जब वीटी कर्व लोगे तो बस जहां, जब देखो जब डिस्प्लेसमेंट टाइम था तो वेलोसिटी आ रहा था, और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन घटेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो रहेगा। बस डिस्प्लेसमेंट की जगह आप वेलोसिटी लिख लेंगे, ठीक। क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, या डीवी बाई डी से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है। समझे। एक क्वेश्चन है देखो, एक्स इक्वल टू दिस, फाइंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन। देखो एक्सिमम, पहले ये सोचो एक्सीलरेशन मैक्सिमम कब होता है। एक्सीलरेशन तभी मैक्सिमम होता है, उस वक्त मैक्सिमम होता है जिस टाइम पे वेलोसिटी क्या हो जाए, जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उस टाइम पे एक्सीलरेशन मैक्सिमम काम करता है। तो बस आप क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देंगे वेलोसिटी को, वो टाइम निकाल लेंगे। फिर टाइम निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाले, फिर उसको डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन निकाले, तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया। और हमें पता वो एक्सीलरेशन नहीं पूछा, मैक्सिमम पूछा है। जब मैक्सिमम पूछेगा तो वेलोसिटी वाले को जीरो के बराबर करके टी निकाल लेंगे, जो टी आएगा वही वहां पे रख देंगे इस वाले फॉर्मूले में, किसमें, इसमें, ताकि हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन आ जाए, ठीक है। चलो क्या एक क्वेश्चन है, एक्स, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक्स प्रोपोर्शनल है टी क्यूब के, देन इट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ विल बी। अब वो बताए वो एक्स है, जैसे हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी, क्या आ जाएगा, 3 टी स्क्वायर। प्रोपोर्शन साइन हटा देता हूं मैं, ये हमारा वी आर। और मुझे एक्सीलरेशन पूछा, एक्सीलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, या प्रोपोर्शन लगा दो। 3 टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का 2 टी, और हो जाएगा 6 टी। देखो वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल थी, टी स्क्वायर के, और एक्सीलरेशन किसके प्रोपोर्शनल है, टी। तो हमसे पूछा क्या है, इट्स एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन टी के प्रोपोर्शनल है, दोनों की पावर 1 है, तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर। और अगर ये वीटी कर्व पूछता तो ये पैराबोला होता, क्यों, क्योंकि एक की पावर 2 है और एक की पावर 1 है, तो हमारा ग्राफ कैसा जाएगा, लीनियर। अगर टी क्यूब ले ले, क्या ले ले, टी क्यूब ले ले, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना। देखो एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो, इतना सारा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें क्या शॉर्टकट बताया गया है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, डिस्प्लेसमेंट से आगे की तरफ, मतलब हमें वेलोसिटी चाहिए या एक्सीलरेशन चाहिए या कुछ चाहिए, इस तरफ जाते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं, पता है ना क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने में हमेशा एक पावर कम होती है। अगर उल्टा आए तो इंटीग्रेट करते हैं, इधर आने पे क्या करते हैं, ये सब बताया जा चुका है, इंटीग्रेट करते हैं, ये क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जब हम एक्स से वी की तरफ जाएंगे, अगर ये ग्राफ पैराबोलिक, तो एक पावर कम होगी डिफरेंशिएट करने में, तो लीनियर हो जाएगा। और अगर ये लीनियर हुआ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। सेम वैसे ही अगर ये मान लो लीनियर है, तो लीनियर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने पे एक पावर बढ़ती है, जैसे एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करते हो एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो एक्स की पावर 2 हो जाती है। अगर ये पैराबोलिक नहीं, मान लो ये लीनियर है, इधर आओगे तो इंटीग्रेट करोगे तो लीनियर से एक पावर बढ़ेगी तो पैराबोलिक हो जाएगा। फिर इधर आओगे, फिर एक पावर बढ़ा दो, क्यूबिक हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट से इधर आओगे तो पहले लीनियर होगा, फिर लीनियर से पैराबोलिक में चला जाएगा, समझ गए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे था, डिस्प्लेसमेंट कैसा था, टी क्यूब था, वेलोसिटी में जाओगे तो टी स्क्वायर होगा, एक में और में जाओगे टी हो जाएगा, मतलब लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे टी क्यूब है ना, अच्छा वही सॉल्व किया नीचे, ठीक है। बेहतर यही है कि आप फट से सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, कि आगे एक क्वेश्चन और।
रुक जाओ एक सेकंड, इसको हटा देते हैं पहले, तो हटा दे। ये क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन, ये अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, इसका बता दो आंसर क्या हो। चलो भाई, सॉल्व लास्ट वाला तो सॉल्व कर दो। क्या आएगा? हम्म। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। क्या करें? एक्स, वी किसका फंक्शन है? वी डिस्टेंस का फंक्शन है, तो बताओ एक्सेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है जो वी एक्स पे डिपेंड करती है, तो क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूले में ये आता है, एक्सेलरेशन वी डी वी बाई डी एक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वी डी वी बाई, ये फार्मूला पढ़े हो ना एक्सेलरेशन का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताओ वी स्क्वायर का क्या होगा? टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। ठीक। फोर का जीरो, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? माइनस टू एक्स, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में ही कहते हैं, ये तो कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का टू एक्स ही होता है। और वी स्क्वायर में पहले एक्स की पावर एन की तरह होगा, एन एक्स एन माइनस वन, ये हो गया, फिर वी का डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि हम किस वेरिएबल कौन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। तो हमारा v जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है ना, इसीलिए हम पहले v का करेंगे, फिर पहले v, पहले पावर का होगा, ये पावर का है, इतना सिर्फ पावर का है। फिर उसके बाद क्या हो गया? फिर उस v का करते हैं, तो v का क्या होगा? डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। चलो, हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये एक्सेलेरेशन नहीं है, ये इतना एक्सेलेरेशन नहीं बन गया। क्या मैं v डी वी बाई डी एक्स को एक्सेलरेशन नहीं बोल सकता? बोल सकते। तो हो गया टू ए इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, तो टू से टू हट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया माइनस एक्स, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स कितना दिया है? वन, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या, एक्स में वन रखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस वन। तो फाइनल आंसर हो गया, रिटार्डेड मोशन है माइनस वन मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर तुमसे कहा जाता ये ऐसा है, हम देखो आजकल आजकल ग्राफ के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मान लो यही रिलेशन दे के पूछता कि वी एक्सिलरेशन और एक्स का कर्व कैसा होगा, क्या ए एक्स कर्व कैसा होगा? मान लो ये रिलेशन दे और पूछे ए एक्स कर्व, क्या पूछे भाई? ए एक्स कर्व पूछ ले, बताओ ए एक्स कर्व क्या आएगा, बताओ जल्दी। ए किसके प्रोपोर्शनल है? एक्स के नहीं, अगर ए एक्स के प्रोपोर्शनल होता तो लीनियर आता, ऐसा आता इस तरफ, किस तरफ आता? ये सब ग्राफ y बराबर एक्स, ये y बराबर एक्स का ग्राफ होता है, कौन सा? ये y बराबर एक्स का ग्राफ है, ये y बराबर एक्स का ग्राफ होता है, लेकिन जब माइनस साइन लगती है तो वो ये ग्राफ हो जाता है। अरे एस एच एम पढ़े हो ना, एस एच एम वाली इक्वेशन तो है ये, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के इनवर्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब जिसने पढ़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो जाने दो। तो ये एक्चुअल में यही रिलेशन होता है एसएचएम में, ऑसिलेशन वाले। तो ग्राफ ऐसा जाएगा, मतलब ए एक्स कर्व ऐसा हो, थर्ड और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करे। अगर माइनस ना होता तो फिर ऐसा जाता। सारे ग्राफ आपको बढ़ाए, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कैसा लगा? मजा आया? चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, बस मेहनत से पढ़ते रहिए।